हेलो गाइस, वेलकम टू लिव इन एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आप इसे स्टडी पर्पस से भी देख सकते हैं या अगर आप इस पर असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट की पावर एंड फंक्शंस होती हैं वो मिनिस्ट्रीज़ में डिवाइडेड होती हैं और जो गवर्नमेंट बिजनेस होते हैं वो एलोकेट होते हैं आर्टिकल 77 सेक्शन 3 के अंडर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एंड जो एलोकेशन होता है वो प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो ये बिजनेस एलोकेट होते हैं वो किसी एक मिनिस्ट्री को भी हो सकते हैं, किसी एक मिनिस्ट्री के पार्ट को भी हो सकते हैं और एक मिनिस्ट्री से ज़्यादा को भी बिजनेस एलोकेट हो सकते हैं। और एक मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। और टिपिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर है, जैसे कि पॉलिटिकल हेड है, सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है एंड क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट विद इन मिनिस्ट्री हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल हेड में से कि मिनिस्टर है जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर पार्लियामेंट सेक्रेटरी से मतलब कि उनको असिस्ट करते हैं। और सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि सेक्रेटरी होता है, परमानेंट ऑफिशियल होता है और उसका हेड भी होता है। एंड डिपार्टमेंट जिसमें कि डायरेक्टर जनरल होता है, उसका हेड होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ का। एंड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि मतलब कुछ फील्ड एजेंसीज़ को इस्टेब्लिश की जाए, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मिनिस्ट्री के अंडर में सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको अटैच ऑफिसर्स होते हैं एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। अटैच जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। एंड जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके डिटेल एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन की जो डिटेल है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट, जो मिनिस्ट्री होती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी से असिस्टेंट होते हैं। एंड जो ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री के बदलने के साथ ही ये भी चेंज हो जाते हैं, इनके पास कोई परमानेंट टेन्योर नहीं होता है। जो मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं एंड अगर वो ना चाहे तो लोगों को रिज़ाइन भी करना पड़ता है, मतलब अपनी जॉब क्विट भी करनी पड़ती है। मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड होता है। ये जो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको बनाता है एंड जो मेजर इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन मतलब यही करते हैं। एंड इसका जो फंक्शन होता है उसके लिए मतलब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सिविल एस्पिरेंट्स हो गए जो परमानेंट नेचर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। एंड ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हो वगैरह हो गए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट, एंड जो ये मिनिस्टर्स होते हैं कि केवल पॉलिसीज़ ही नहीं बनाते हैं बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भी ये लोग ध्यान देते हैं। एंड जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, where the whole social structure is changing rapidly, it requires dynamism at the top and the ministers must supply it। उनके कहने का ये अर्थ था कि जैसे जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रैपिडली चेंज हो रहा है तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी डायनामिज्म की ज़रूरत है और जो मिनिस्टर्स हैं उनको ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए। एंड जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी से असिस्टेड होते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यूजली जो मिनिस्टर्स हैं उनके सुपरविज़न के अंडर ही वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको सोलो चार्ज भी मिलता है किसी न किसी मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट, जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है डिपार्टमेंट के वर्क को कंडक्ट करने के लिए। बेसिकली उनकी ड्यूटी ये होती है कि जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मतलब मिनिस्टर्स के बिहाफ पे उनको आंसर करना, जनरल पब्लिक को आंसर देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिप्टी मिनिस्टर की। एंड मिनिस्टर जिनके पास डिपार्टमेंट का चार्ज होता है, सेक्रेटरी होता है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है,
जो सेक्रेटरी होता है वो एक प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है मिनिस्टर्स का, जो कि सारी पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए एडवाइस करता है। जो सेक्रेटेरिएट होता है वो सेक्रेटरी का ऑफिस होता है। जी सेक्रेटेरिएट होता है वो जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ होती हैं, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होता है, मेकिंग होती है, इन सब में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत मतलब उनको गाइड करता है और एक नेसेसरी लिंक की तरह वर्क करता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज और कैबिनेट के बीच में। नेक्स्ट, जो सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 कैटेगरीज के होते हैं, ऑफिसर क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। ऑफिसर क्लास होते हैं उसमें सेक्रेटरी होती है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होती है, अंडर सेक्रेटरी होती है और अगर डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा है तो आप जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होती है। ये बेसिकली आईएएस वगैरह होते हैं और जैसे जब मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो जाती है, अपना मतलब वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरीज बनाए जाते हैं उनको वर्क को करने के लिए, जो डिपार्टमेंट का वर्क होता है उनको करने के लिए। एंड सिस्टम के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पहले से ही मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन का नॉलेज होता है कि किस सिचुएशन के अंदर कैसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। उसकी वजह से ऐसा होता है जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक ठहरती है। एंड जिनका टेन्योर सिस्टम होता है वो उनके स्कोप के अकॉर्डिंग होता है। एंड कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सर्विसेज जैसे सेपरेट सर्विसेज हैं, जैसे कि जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो जो अपने ऑफिसर्स जो लेती हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज से लेती हैं। देखते सबऑर्डिनेट स्टाफ। सबऑर्डिनेट स्टाफ्स होते हैं उसमें जो सेक्रेटरीट होते हैं बेसिकली वो क्लरिकल स्टाफ होते हैं जो कि लोअर और अपर लेवल में अरेंज होते हैं। लोअर डिवीज़न जो क्लर्क होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आते हैं, वहीं पे जो अपर डिवीज़न क्लर्क होते हैं उसमें क्या होता है जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है या फिर उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो अपर डिवीज़न क्लर्क में चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी आते हैं। सेक्रेटरीट होता है वो एडवाइज़र होता है मिनिस्टर्स का पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, और सेक्रेटरीट एक स्टाफ होता है ना कि लाइन होता है, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि मतलब हेड होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उनके पास होती है, जो कि सेक्रेटरीट से थोड़ा नीचे उस पर होता है। एंड सेक्रेटरी तो प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है मिनिस्टर्स का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन है और मतलब जो भी प्रोग्राम्स मिनिस्टर द्वारा अप्रूव करे गए उनके इम्प्लीमेंटेशन में इंगेज रहते हैं। ये एडवाइजेस भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर मतलब पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा चाहिए तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है और जो सेक्रेटरीट है उनके बीच में जो हार्मनी है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो अथॉरिटी है वो सेक्रेटरीट के हाथ में ज़्यादा होती है, और सेक्रेटरीट जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है उनके वर्क में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो हार्मनी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। ओके, तो ये रहा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो का पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जय हिंद, सब्सक्राइब 11th।